तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेंदा की फसल को कीट और रोगों से बचाना है जरूरी। कृषि आदान खरीदते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई गेंदा फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस फसल में कभी कभी कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और फूलों का उत्पादन घटने लगता है। इसलिए आप समय रहते कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से। गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी रबी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में गेंदे की फसल बहुत आयात में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहाँ पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं।
हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा, यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है, इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदे की फसल को रोगों के प्रकोप से अधिक नुकसान होता है जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है और फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए इसके लिए आप रोगों की पहचान करके नियंत्रण करें। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें, यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। राज्य में लगभग खरीफ फसलों की कटाई हो चुकी है या होने वाली है। इसके साथ ही किसान रबी फसलों की बुवाई के लिए कृषि आदान, बीज, खाद और रासायनिक दवाओं को खरीदने में जुटे हैं, लेकिन किसान इन कृषि आदानों को खरीदते समय अक्सर ठगी के शिकार हो जाते हैं और काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप आदानों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। हमारे किसान बहुत भोले होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो दुकानदार उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बीज खरीदे, खाद खरीदे, दवाई खरीदे तो अपने निकट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, चाहे अपने KVK का ऑफिस हो, चाहे कोई कॉलेज हो, उनमें वैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं, उनसे संपर्क ज़रूर करें और उनसे राय लेके और सही चीज़ें खरीदें। क्योंकि कई चीज़ें होती है जो बैन करी हुई होती है, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केट में उपलब्ध हो जाती है और वो परचेज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, जैसे आपको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो जिस दुकान के पास लाइसेंस हो इनको बेचने का, सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्षेत्रवार लाइसेंस जारी करता है, बीज बेचने का, खाद बेचने का और जो इंसेक्टिसाइड है बेचने का। दुकानदार तभी बेच सकता है जब उसके पास उसको बेचने का अधिकृत लाइसेंस हो।
ये सबसे पहली बात है। यदि वो लाइसेंस नहीं है तो आप उस दुकान से कुछ भी ना लें, क्योंकि जब आप बाद में क्लेम करेंगे तो कोई भी क्लेम नहीं मिलता है बाद में। किसान भाइयों, बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न तरह के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है और प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाला जो बीज खरीदें या खाद खरीदें, उर्वरक खरीदें या दवाई खरीदें, अच्छी कंपनियों को खरीदते हैं। और बैग को या उसके कार्टून में एक्सपायरी डेट भी देख लें आप, क्योंकि उसमें क्या कि डेट लिखी होती है कि कब तक काम ले सकते हैं। और जो पैकिंग है, पैकिंग को भी देख ले, वो खुली पैकिंग ना हो। जैसे बीज का बैग है तो सिला हुआ हो, उस पर टैग लगा हुआ हो, उस पर लिखा हुआ कौन सा बीज है, उसकी गुणवत्ता क्या है, सर्टिफाइड है, फाउंडेशन है, एक न्यूक्लियस है, वो टैग लगे होते हैं बैग पे बीज खरीदे। और कोशिश ये करें सर्टिफाइड जो बीज मिलते हैं वो ही खरीदे, उसके टैग पे लिखा रहता है किस तरह का सर्टिफाइड बीज है। और बिल अवश्य लें, क्योंकि बिल से ही आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कोई बीज लिया, उसमें कोई समस्या आ गई तो आप कोई दावा करते हो, क्लेम करते हो, तो बिना बिल के आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो बिल हर हालत में उससे बिल ले और बिल में देख ले वो जो फर्म से आप ले रहे हैं, जिस दुकान से ले रहे हैं, उसी का नाम है क्या। कई क्या करते हैं, बिल तो दूसरे का, दुकान दूसरी, और वो बेचते रहते हैं। बिल में फर्म का नाम देखें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, उसका GST नंबर देखें। तो ये सब चीज़ें देखें, तब आपको मालूम पड़ेगा भाई ये सही जगह से हमने जो सामान परचेज किया है वो सही जगह से किया है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है या कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा यह भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो इनको भी बीज और उर्वरक की तरह किसी विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें और खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देख लें। इनके डिब्बे किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रसाब युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक और रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना ना भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मूल्य, बेच नंबर और उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक और रसायनों को खरीदते हैं तो आप धोखा और नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही आप इन कृषि अदानों के प्रयोग से आने वाले समय में अधिक उपज प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर धान की फसल में पेनिकल माइट का प्रकोप होने पर बाली में पौधे व बदरंग दाने व तने पर भूरापन देखकर पहचान किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन 0.5 मिलीलीटर या प्रोपिकोनाजोल 2 मिलीलीटर और प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर दर से छिड़काव करना चाहिए। धान की फसल में कटुआ कीट की इल्ली बाली की अवस्था में बालियों को काटकर खेत में गिरा देती है। एक इल्ली प्रति पौधा होने पर इसके नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5 एसपी की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। जैसे धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, धान के बचे हुए अवशेषों को खेत में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही साथ यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा में नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। किसान भाई सरसों की खेती के लिए पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, क्रांति, वरदान, वरुणा और छत्तीसगढ़ सरसों किस्म का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई बुआई से पहले बीजों को थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से फफूंदनाशक से उपचार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। किसानों को चना की फसल लेने के लिए इसकी उन्नत किस्मों जैसे जेजी 74, विजय, वैभव, जेपी 14, इंदिरा चना 1, JSC 56 इत्यादि की खेती करने की किसानों को सलाह दी जाती है। बुआई से पहले बीज उपचार करने के लिए जैव एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों में नर्सरी की अवस्था में जड़ गलन होने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति मटर की बुआई के लिए उपयुक्त है। मटर की उन्नत किस्मों जैसे जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2, आजाद मटर 3, पंत मटर 3 का चयन कर सकते हैं। बुआई से पहले मटर के बीजों को कैप्टान या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज फफूंदनाशकों के साथ उपचारित करें और इसके बाद फसल विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित अवश्य करें। गभार भूमि में उतेरा के लिए उपयुक्त फसल जैसे अलसी, तिवरा और मटर का चुनाव करके बीज की व्यवस्था करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपणी लगाने की तैयारी करें। जिन कृषकों के पास केला और पपीता का पौधा तैयार है उसे मुख्य खेत में लगाएं। अपने मवेशियों को खुरहा, चपका बीमारी का टीका लगवाएं। गाजर घास पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पशुओं को इसे खाने से बचाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाने के लिए पूर्ण दूध दोहन करें और दोहन के पश्चात अयन और थन को जीवाणुनाशक घोल से अवश्य धो लें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोलाई, जिला अशोकनगर के कृषक चमन कुमार ने। आप गाय पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चमन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
दुधारू गाय पालन हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है और ज़्यादातर किसान हमारे ग्रामीण परिवेश में दुधारू नस्ल का गाय पालन करते हैं। दुधारू नस्ल में हम लोग जो देसी नस्ल का भी पालन कर सकते हैं या फिर संकर नस्ल का भी पालन कर सकते हैं। देसी नस्ल में जो मुख्य नस्ल हैं रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, इन नस्लों का पालन कर सकते हैं। इन नस्लों का पालन करने से दूध का जो उत्पादन होता है और जो दूध की जो मांग है इन नस्लों का काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा दामों में दूध का बिक्री हमारे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका मांग है और ज़्यादा कीमत पे ये बिकता है। साथ ही साथ वैसे किसान जो ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन चाहते हैं उनके लिए संकर नस्ल और मुख्य रूप से आप जर्सी या हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय का नस्ल का संकरण करा करके संकर नस्ल का पालन कर सकते हैं, जिसमें दूध उत्पादन लगभग 25 से 30 लीटर प्रति गाय भी हो सकती है। तो इस तरह से ज़्यादा नस्ल देने वाली गाय को भी आप पालन कर सकते हैं या फिर देसी नस्ल की गाय भी पालन कर सकते हैं। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गाय पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आहार व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है और बीमारियों से बचाव। इसमें आहार व्यवस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो भी हमारे किसान भाई ग्रामीण परिवेश में गाय पालन कर रहे हैं वो संतुलित आहार नहीं देते हैं और गाय में मुख्य रूप से जो समस्याएं आती है जिसमें प्रजनन संबंधी समस्याएं, जो गाय गर्म नहीं होती है, पाल नहीं खा रही है, तो वैसी समस्याएं का मुख्य कारण जो है कि संतुलित आहार में कमी और पौष्टिक आहार में कमी, जिसके कारण ये सब समस्याएं आती है। तो हमारे जो पशुपालक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप संतुलित आहार संतुलित मात्रा में दें। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है। इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए आप मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला करके आप संतुलित आहार बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कि इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो हम लोग आहार देते हैं हमारे दुधारू पशु में वो 3 रूप में उसको बांटा गया है। पहला है मेंटेनेंस राशन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा जेस्टेशन। मेंटेनेंस का मतलब ये उसके शरीर के रखरखाव के लिए जितना दाना की ज़रूरत होती है, जैसे 1.5 से 2 किलो जो मात्रा होती है दाना का वो हम लोग मेंटेनेंस के रूप में देते हैं। और साथ ही साथ जो उत्पादन के लिए देते हैं प्रति 2.5 से 3 किलो पर लगभग 1 किलो दाना संतुलित आहार जो हम लोग दुधारू पशु को देते हैं, जिससे उसकी जो समस्याएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो दुधारू पशु है उसको हरा चारा दें तो उसमें प्रति 12 किलो चारा पे हम लोग 1 किलो दाना मिश्रण को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आहार व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आवास व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। खास करके गर्मियों में देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में अगर हम लोग आवास व्यवस्था अच्छी नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस के कारण जो है कि दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, तो उचित आवास की व्यवस्था करें, उचित जगह दें और साफ सुथरा सूखा आवास दें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर मच्छर, मक्खी और हानिकारक कीट पनपने लगते हैं जो कि पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कई रोगों का प्रसार करते हैं। इससे बचने के लिए पशु आवास की नियमित सफाई करें और कम से कम 1 सप्ताह में लाल दवा से आवास के फर्श की धुलाई करें। साथ ही पशुशाला और उसके आसपास के क्षेत्र में चूने का भुरकाव करें। इसके अलावा पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। इस तरह से अगर आपने जो भी किसान भाई जो हमारे गाय पालन या अपने दूध उत्पादन से जुड़े हैं, गाय पालन कर रहे हैं, वो अगर इस तरह से अगर वो आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, बीमारियों से बचाव के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसका अगर सही ढंग से पालन करते हैं, अच्छी तरह से उसका रखरखाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा और इससे इसके जो प्रतिकूल वातावरण है या बीमारियों से होने वाली जो हानियाँ होती है उससे आप बच सकते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।